हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। और आज हम लोग देखेंगे प्राचीन कालीन भारत। आज का टॉपिक है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य में आज हम लोग देखेंगे करीब 140 से अधिक प्रश्न उत्तर, जो कि जेपीएससी, बीपीएससी, इसके अलावे यूपी ट्रिपल एससी, स्टेट पीसीएस और एसएससी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कुमारगुप्त? तो सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम जो था वो रजत सिक्के जारी करने वाला पहला शासक था। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। अगला सवाल देखते हैं। गुप्त संवत की स्थापना किसने की? श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने या फिर घटोत्कच ने? इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना की थी। पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे वो कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय? तो चंद्रगुप्त प्रथम जो था वो सिक्के जारी किया था। ठीक है। निम्न में से किस शासक ने गुप्त मुद्रा व्यवस्था की शुरुआत की थी? चंद्रगुप्त ने, श्रीगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने? सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त, सिर्फ चंद्रगुप्त ने। ठीक है। चंद्रगुप्त ने क्या किया था? गुप्त मुद्रा व्यवस्था शुरुआत किया था। निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे, चंद्रगुप्त प्रथम ने। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर रामगुप्त? सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वह परम भागवत की उपाधि धारण किया था। तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? चंद्रगुप्त द्वितीय का, समुद्रगुप्त का, कुमारगुप्त का या इनमें से किसी का नहीं? सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम था देवगुप्त। तो देवगुप्त किसका नाम था? चंद्रगुप्त द्वितीय का। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम था क्या? देवगुप्त भी। शकों को प्रथम बार हराने का दावा किसने किया था? समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने या फिर हर्ष ने? सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने यह दावा किया था कि उन्होंने पहली बार हरा दिया। किसको? शकों को। शक विजेता किसे जाना जाता है? समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त द्वितीय को या फिर कुमारगुप्त को? सो सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता है? शक विजेता। गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दूसरी राजधानी थी मालवा, उज्जैन, सौराष्ट्र या फिर महरेली? सही उत्तर हो जाएगा उज्जैन। ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी क्या थी? उज्जैन। चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी थी उज्जैन। निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त द्वितीय को या फिर हर्षवर्धन को? तो सही उत्तर है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसे? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त राजा गुप्त संवत के 56 में सिंहासन रूढ़ हुआ था? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या फिर स्कंदगुप्त? तो सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो गुप्त संवत का 56वें साल में सिंहासन रूढ़ हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाशुपतों का एक प्रबल केंद्र था कौशाम्बी, मथुरा, त्रिपुरी या फिर उदयगिरी? तो सही उत्तर हो जाएगा मथुरा। ठीक है। तो क्या कह रहा है? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाशुपात का एक प्रबल केंद्र क्या था? मथुरा था। पाशुपात का प्रबल केंद्र क्या था? मथुरा था। कब? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। निम्नांकित में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने या फिर कनिष्क ने? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। किस गुप्त सम्राट को लिच्छवी दौहित्र बताया गया? चंद्रगुप्त प्रथम को, श्रीगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को या फिर समुद्रगुप्त को? सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। क्या बताया गया? समुद्रगुप्त को बताया गया लिच्छवी दौहित्र। क्या बताया गया? लिच्छवी दौहित्र बताया गया। किसको? समुद्रगुप्त को। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? समुद्रगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में या कुमारगुप्त के बारे में? सही उत्तर है समुद्रगुप्त के बारे में प्रयाग प्रशस्ति जानकारी देता है। निम्नलिखित उपाधियों में से कौन सी एक समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं है? तो सर्व, राजोच्छेता, लिच्छवी दौहित्र,
अश्वमेध पराक्रम विक्रमादित्य। ठीक है, तो ये किससे बोल रहा है? समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त से संबंधित सर्वराजोच्छेता है। ठीक है, लिच्छवी दौहित्र भी है और अश्वमेध पराक्रम भी है, जबकि विक्रमादित्य इससे संबंधित नहीं है। विक्रमादित्य जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किन अभिलेखों में उपलब्ध है? गया के अभिलेख, एरन अभिलेख, नालंदा अभिलेख या प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख? सही उत्तर हो जाएगा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? आरसी दत्त ने, आर के मुखर्जी ने, आर एस शर्मा ने या वी ए स्मिथ ने? सही उत्तर हो जाएगा आरसी दत्त ने कहा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। किसके शासनकाल में हुनों ने भारत पर हमला किया? समुद्रगुप्त के शासनकाल में, चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में या स्कंदगुप्त के शासनकाल में? सही उत्तर है स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुनों ने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, किसके शासनकाल में? स्कंदगुप्त के शासनकाल में। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर रामगुप्त? सही उत्तर हो जाएगा स्कंदगुप्त। ठीक है, क्या हो जाएगा सही उत्तर? स्कंदगुप्त। ये जो है हुनों को पराजित किया था। निम्नलिखित में किस अभिलेख में हुनों के उन्मूलन का उल्लेख है? भितरी अभिलेख में, प्रयाग प्रशस्ति में, जूनागढ़ अभिलेख में या मंदसौर अभिलेख में? इसका सही उत्तर हो जाएगा भितरी अभिलेख में। ठीक है, भितरी अभिलेख में हुनों का उन्मूलन के बारे में जिक्र है, यानी हुनों का जिक्र भी किसमें है? भितरी अभिलेख में है। किसमें है? भितरी अभिलेख में। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासकों ने हुनों पर विजय प्राप्त की? कुमारगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, स्कंदगुप्त ने या भानुगुप्त ने? तो हुनों पर विजय प्राप्त की थी किसने? अभी हम लोग पढ़े थे स्कंदगुप्त ने। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? पुष्यमित्र को, चंद्रगुप्त मौर्य को, कनिष्क को या समुद्रगुप्त को? तो समुद्रगुप्त को। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। किसके सोने के सिक्कों में हीन धातु के मिश्रण का प्रतिशत सर्वाधिक था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम का, चंद्रगुप्त द्वितीय का या स्कंदगुप्त का? सही उत्तर हो जाएगा स्कंदगुप्त के जो सिक्के थे इसमें जो हीन धातु था, सोने के सिक्के में जो हीन धातु था उसका मिश्रण सर्वाधिक था स्कंदगुप्त के समय। उत्तर गुप्त वंश के निम्नलिखित राजाओं में से कौन हर्ष का समकालीन था? दामोदर गुप्त, हर्ष, माधव गुप्त या उपयुक्त में से कोई नहीं? सही उत्तर हो जाएगा हर्ष के समकालीन था माधव गुप्त। कौन था? माधव गुप्त। इनमें से किस गुप्त शासक ने हुनों को पराजित किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, समुद्रगुप्त ने, कुमारगुप्त ने या फिर स्कंदगुप्त ने? सही उत्तर हो जाएगा स्कंदगुप्त जो था वह क्या किया? हुनों को पराजित किया था। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया? यह कौन से अभिलेख में से पता चलता है? ऑप्शन है इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, भीतरी स्तंभ अभिलेख, मंदसौर अभिलेख या उदयगिरि अभिलेख? तो सही उत्तर हो जाएगा भीतरी स्तंभ अभिलेख से पता चलता है कि जो स्कंदगुप्त थे वो हुनों को पराजित कर दिए थे। हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था, देखते हैं। कुमारगुप्त ने प्रथम शासनकाल में, चंद्रगुप्त के द्वितीय शासनकाल में, स्कंदगुप्त के शासनकाल में या बुद्धगुप्त के शासनकाल में? इसका सही आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, धर्मपाल या पुष्यगुप्त? सही उत्तर हो जाएगा कुमारगुप्त। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापक थे। निम्नलिखित में से किस अभिलेख से प्रकट होता है कि प्राचीन श्रेणियां बैंक का भी काम करती थी? कौन से अभिलेख से होता है प्रकट? कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख से, हुविस्क के काल के मथुरा अभिलेख से, बुद्धगुप्त का एरन अभिलेख से या मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख से? इसका सही उत्तर हो जाएगा कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि प्राचीन श्रेणियां बैंक का भी कार्य करती थी। अगला प्रश्न देखते हैं। कुमारगुप्त ने मंदसौर अभिलेख में वर्णित श्रेणी संगठन का नाम था दंतकार, तंतुवाय, कुलीक या फिर तौलिक? सही उत्तर है दंतुवाय। ठीक है, कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख में एक श्रेणी संगठन था, उसका नाम था क्या? तंतुवाय। क्या नाम था? तंतुवाय। पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? रुद्रदामन ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने या स्कंदगुप्त ने? सही उत्तर हो जाएगा स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त जो था वह पर्णदत्त को सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था। समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? मंटराज, हस्तिवर्मन, नीलराज या फिर विष्णुगुप्त? सही उत्तर हो जाएगा विष्णुगुप्त। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? विष्णुगुप्त। चीनी यात्री जिसने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया है? फाहियान, ह्वेनसांग, फनियन या इत्सिंग? सही उत्तर हो जाएगा
फाहियान। फाहियान जो है वो चीनी यात्री था और गुप्त काल में भारत का दशा का वर्णन करने वाला यही था। कौन था? फाहियान। चीनी यात्री फाहियान की भारत यात्रा के समय गुप्त वंश का शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या फिर स्कंदगुप्त? सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान ने किसके व्यक्तित्व का विस्तृत विवरण दिया है? कांचगुप्त का, समुद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त द्वितीय का या फिर इनमें से किसी का नहीं? सही उत्तर हो जाएगा इनमें से किसी का नहीं। फाहियान के यात्रा विवरण का नाम है येनतु, सीयूकी, फोक्यूकी या फिर फाचियन? सही उत्तर हो जाएगा फोक्यूकी। फाहियान के यात्रा विवरण का नाम था फोक्यूकी। ठीक है, क्या नाम था? फोक्यूकी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक के द्वारा की गई थी? कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा, कुमारगुप्त द्वितीय के द्वारा, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा या फिर समुद्रगुप्त के द्वारा? सही उत्तर हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक द्वारा की गई थी। नगर प्रशासन के प्रसंग में नगर श्रेष्ठी एवं सारतवाह का उल्लेख निम्नलिखित स्थान से प्राप्त गुप्त अभिलेखों में हुआ है। कहाँ से हुआ है? पुंड्रवर्धन से, मध्य प्रदेश से, अवंती से या फिर सौराष्ट्र से? इसका सही उत्तर हो जाएगा पुंड्रवर्धन से हुआ है। ठीक है, तो नगर श्रेष्ठी और सारथवा का उल्लेख जो है ये किस स्थान पर हुआ है? तो पुंड्रवर्धन से। दामोदरपुर ताम्रपत्र लेखा जो स्थानीय प्रशासन का विवरण देता है किसके शासनकाल से संबंधित है? समुद्रगुप्त के, रामगुप्त के, कुमारगुप्त प्रथम के या फिर स्कंदगुप्त के? सही उत्तर हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम के। तो दामोदर ताम्रपत्र लेखा, ठीक है, जो स्थानीय, ये क्या है? स्थानीय प्रशासन का ये विवरण देता है। ठीक है, और ये जो संबंधित है ये है कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित है। कौन सा गुप्तकालीन अभिलेख आर्य उदिताचार्य का भागवत कुशिक के वंशज के रूप में उल्लेख करता है? ऑप्शंस देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा स्तंभ अभिलेख, हाँ ये करता है। दुर्जनपुर स्थित रामगुप्त का जौन प्रतिमा अभिलेख, ये नहीं है। स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख नहीं। चंद्र का महरौली स्तंभ लेख, यानी ये सभी नहीं होगा, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा स्तंभ अभिलेख। ठीक है, ये जो अभिलेख था ये गुप्तकालीन अभिलेख है और आर्य उदिताचार्य का भगवान कुशिक के वंशज के रूप में उल्लेख इसी अभिलेख में मिलता है। मथुरा स्तंभ शिलालेख के अनुसार उदिताचार्य ने दो शिवलिंगों को किन नामों से प्रतिस्थापित किया? नागेश्वर और नागनाथ, गटेश्वर एवं कदमेश्वर, कपिलेश्वर एवं उपमितेश्वर या फिर नंजुंडेश्वर और श्री शैलेश्वर? इसका सही उत्तर हो जाएगा कपिलेश्वर एवं उपमितेश्वर। क्या हो जाएगा सही आंसर? कपिलेश्वर और उपमितेश्वर। ठीक है, ऑप्शन डी। यहाँ पर दो शिवलिंग जो है ये नाम से प्रतिष्ठापित किया था। कौन किया था? तो उदिताचार्य ने किया था। चीनी यात्री फाहियान के यात्रा के विवरण के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि वह गुप्त वंश का सविस्तार विवरण देता है? नहीं। गुप्त वंश के शासकों का कोई उल्लेख नहीं करता है? हाँ बिल्कुल, ये उल्लेख नहीं करता है। गुप्त प्रशासन की आलोचना करता है? ये भी नहीं। हिंदू स्थापत्य मूर्ति कला की प्रशंसा करता है? ये भी नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि गुप्त वंश के शासकों का कोई उल्लेख नहीं करता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 437-38 ईस्वी के मंदसौर अभिलेख में निम्नांकित में से किस श्रेणी द्वारा एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है? तेलियों की, बढ़इयों की, रेशम बुनकरों की या फिर शिल्पियों की? तो सही उत्तर हो जाएगा रेशम बुनकर जो थे, रेशम बुनकरों था श्रेणी था, इनसे एक क्या मिलता है? भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। मध्य प्रदेश में स्थित किस स्थान से प्राप्त अभिलेख में सती होने की घटना का उल्लेख मिलता है? सती होने की घटना का उल्लेख किस में मिलता है जो कि मध्य प्रदेश अभिलेख में मिला है? एरन अभिलेख में, विदिशा में, मंदसौर अभिलेख में या ग्वालियर अभिलेख में? तो सही उत्तर हो जाएगा जो मध्य प्रदेश का एरन अभिलेख है उसमें क्या मिलता है? उसमें मिलता है सती होने की घटना का वर्णन। ठीक है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साहित्यिक साक्ष्य कहाँ हुआ था? ठीक है, प्राप्त कहाँ से हुआ था? जूनागढ़ अभिलेख से, एरन अभिलेख से, मंदसौर अभिलेख से या फिर सांची अभिलेख से? सही उत्तर हो जाएगा एरन अभिलेख से। कहाँ से होगा? एरन अभिलेख से, और ये मध्य प्रदेश में है। सती का सर्वप्रथम कालांकित स्मारक किस स्थान पर मिला? जो सती का स्मारक होता था वो कहाँ से मिला है? ठीक है, सुपिक से, मास्की से, कांची से या फिर एरन अभिलेख से?
तो सही उत्तर हो जाएगा एरन अभिलेख से ही सती का जो कालांकित स्मारक है वो मिलता है। सती प्रथा का अभिलेखनीय साक्ष्य कहां से मिलता है? सही उत्तर हो जाएगा एरन अभिलेख से। कहां से मिलता है? एरन अभिलेख से। निम्न में से किसने अपने बारबरा गुफा अभिलेख में अपने पिता को सामंत चूड़ामणि के नाम से उद्धृत किया है? तो किसने अपने पिता को सामंत चूड़ामणि के नाम से उद्धृत किया है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन है भानगा, प्रवर सेन, प्रभाकर वर्धन या फिर अनंत वर्मन। सही उत्तर हो जाएगा अनंत वर्मन। ये जो था एक बारबरा गुफा अभिलेख में अपने पिता को सामंत चूड़ामणि के नाम से उद्धृत करवाया था, मतलब कि लिखवाया था। कौन? अनंत वर्मन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सा अभिलेख लौ स्तंभ पर पाया गया? महरौली प्रशस्ति अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, एरन प्रशस्ति अभिलेख या जूनागढ़ प्रशस्ति? इसका सही उत्तर हो जाएगा महरौली प्रशस्ति अभिलेख जो था वो लौ स्तंभ पर पाया गया था। महरौली अभिलेख कहाँ पाया गया था? लौ स्तंभ पर। ठीक है। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? अशोक का गिरनार अभिलेख में, कलिंग अभिलेख में, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में या फिर अशोक का सोपरा अभिलेख में? सही उत्तर हो जाएगा रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख था उसी से यह बात स्पष्ट होती है कि जो चंद्रगुप्त था इसका जो क्षेत्र था और प्रभाव था वो पश्चिमी भारत तक पूरा फैला हुआ था। ठीक है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है शुंग काल से, मौर्य काल से, कुषाण काल से या फिर गुप्त काल से? सही उत्तर हो जाएगा गुप्त काल से। किससे? गुप्त काल से। सारनाथ की भूमि स्पर्श वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है गुप्त काल से। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया, मतलब कि गांव दान दे दिया? कौन शासक था वो? पाल वंश का, गुप्त वंश का, राष्ट्रकूट का या फिर प्रतिहार का? तो सही उत्तर हो जाएगा गुप्त वंश का शासक था जिसने क्या किया था? ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम दान दे दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है कुषाण युग, मौर्य युग, गुप्त युग या फिर पाल युग? सही उत्तर हो जाएगा गुप्त युग। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? शुंगों का, मौर्य का, गुप्त का या फिर मगध का? सही उत्तर हो जाएगा गुप्त का काल जो है वो प्राचीन भारत में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। किस काल में भूमि अनुदान की प्रक्रिया तीव्र हो गई? गुप्त काल में, सातवाहन काल में, गुप्तोत्तर काल में या फिर मौर्य काल में? सही उत्तर हो जाएगा गुप्त काल में क्या था? भूमि अनुदान की जो प्रक्रिया थी वो तीव्र हो गई थी, भूमि दान देना बहुत ज्यादा चलन में आ गया था। सामंत प्रथा प्राचीन भारत के किस युग में व्यापक रूप से फैली थी? कुषाण काल में, मौर्य काल में, सातवाहन काल में या फिर गुप्त काल में? सही उत्तर हो जाएगा गुप्त काल में सामंत प्रथा फैला हुआ था। पूर्व गुप्त काल में काशार्पण, यहाँ क्या होगा? काशार्पण, कारसा, ठीक है, कारसार्पण क्या था? ठीक है, तो काशार्पण क्या था? एक सिक्का था। ठीक है, क्या था? एक सिक्का था। तो गुप्त काल में काशार्पण क्या था? एक सिक्का था। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? कुषाण, मौर्य, गुप्त या फिर शुंग? तो गुप्त वंश हुआ था। ठीक है, गुप्त वंश जो था वो हुनों के आक्रमण से विचलित हो गया था। मालवा काल गणना निम्नलिखित में से किस संवत से अभिन्न थी? शक से, विक्रम से, गुप्त से या फिर कली से? सही उत्तर हो जाएगा गुप्त से। त्रिमूर्ति की अवधारणा का उदय हुआ मौर्योत्तर काल में, मौर्य काल में, गुप्त काल में या गुप्तोत्तर काल में? सही उत्तर है गुप्त काल में। त्रिमूर्ति की अवधारणा का उदय कब हुआ था? गुप्त काल में। बाल विवाह की प्रथा आरंभ है कुषाण काल से, मौर्य काल से, गुप्त काल से या हर्षवर्धन काल से? सही उत्तर हो जाएगा गुप्त काल से। बाल विवाह का प्रथा जो आरंभ हुआ वो कहां से हुआ? गुप्त काल से हुआ। गुप्तकालीन भारत में महतर और पट्टिकल पदनाम किनके लिए प्रयुक्त होते थे? ग्राम मुखिया के लिए, सैन्य अधिकारी के लिए, वैदिक कर्मकांड विशेषज्ञ के लिए, शिल्पी श्रेणियों के प्रमुख के लिए? सही उत्तर है ग्राम मुखिया के लिए प्रयुक्त होता था क्या? महत्तर और पटकिल। महत्तर और पटकिल प्रयुक्त होता था ग्राम मुखिया के लिए। ठीक है, किसके लिए होता था? ग्राम मुखिया के लिए। अगला सवाल देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बाजार केंद्र को संकेंद्रित करता है? निगम, प्रासाद, ग्राम या फिर नदी। तो निगम जो शब्द है वो बाजार से संबंधित है और बाजार शब्द का केंद्र को संकेत करता है। गुप्त पूर्व काल में निम्न में कौन ऊनी वस्त्र उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था? उज्जैन, वाराणसी, मथुरा या फिर गांधार। सही उत्तर हो जाएगा गांधार। गांधार जो था ऊनी वस्त्र, ठीक है, उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था। कौन सा? गांधार। प्राचीन भारत में कारीगरों की संख्या क्या कहलाती थी? श्रेणी, विषय, समिति या फिर संघ। तो कारीगरों की संख्या कहलाती थी श्रेणी। क्या कहलाती थी? श्रेणी। कारीगरों की संख्या क्या कहलाती थी? श्रेणी। अग्रहार भूमि दान के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत कौन सा है? ठीक है, इनमें से गलत कथन को छांटना है। यह कर मुक्त ग्राम के रूप में ब्राह्मणों को दी जाती थी। हाँ, बिल्कुल सही। राजा इसे किसी को भी दे सकता था, ये भी था। दान ग्रहीता के आचरण पर आपत्ति होने पर राजा इसे वापस ले सकता था, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, यह ब्राह्मणों के विशेषाधिकार को दर्शाता था, ये भी सही है। यानी कि इसमें पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है, तो ये ऑप्शन सी जो है ये सही नहीं है। आचरण से राजा को क्या मतलब है? एक बार दे दिया दे दिया, अब आचरण विचार जैसा रखे वो। गुप्तकालीन समाज में ह्रास के कारण क्या थे? शूद्रों का कृषि संख्या में कम होना, जातियों की संख्या बढ़ जाना, अछूतों की संख्या कम होना, वाणिज्य व्यापार का ह्रास होना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? वाणिज्य व्यापार का ह्रास होना गुप्तकालीन समाज में ह्रास का कारण था। गुप्त स्वर्ण एवं रजत सिक्के मूलतः निम्नलिखित के सिक्कों पर आधारित थे। सही उत्तर हो जाएगा कुषाण और शक छत्रप जो थे उसमें गुप्त काल स्वर्ण सिक्के एवं रजत सिक्के जो थे इन्हीं सिक्कों पर आधारित थे। किस पर आधारित थे? कुषाण और शक छत्रप पर। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था दीनार, काशारपन, रूपक या फिर निष्क। तो जो रजत मुद्रा था उसको कहते थे रूपक। क्या कहते थे? रूपक। रजत मुद्रा को क्या कहते थे? रूपक कहते थे। ठीक है, रूपक। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाए थे रूपक। ठीक है, क्या कहलाए थे? चांदी के सिक्के रूपक, यानी वही रजत वाला। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? भड़ौत से, ताम्रलिप्ति से, कल्याण से या फिर कॉम्बे से। तो सही उत्तर हो जाएगा ताम्रलिप्ति से। कहां से हो जाएगा? ताम्रलिप्ति से। निम्नलिखित में से कौन सी निधि गुप्त सिक्कों की सबसे बड़ी निधि थी? बयाना निधि, बस्ती निधि, हाजीपुर निधि या कोटवा निधि। सही उत्तर हो जाएगा बयाना निधि जो थी वो सबसे क्या थी? बड़ी थी, सबसे बड़ी निधि थी। कौन सी? बयाना निधि। गुप्त अभिलेखों में सोने के सिक्कों के लिए प्रयुक्त दिनार शब्द निम्नलिखित में से किससे निकला है? ग्रीक से, संस्कृत से, चीनी से या फिर लैटिन से। तो जो दिनार शब्द निकला है वो लैटिन शब्द की उत्पत्ति से ही हुआ है। ठीक है, दिनार क्या है? एक लैटिन शब्द है जो कि इसी से बना हुआ है। अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? दिनार, कौड़ी, निष्क या फिर पन। ठीक है, तो दिनार जो था वो क्या था? वो स्वर्ण मुद्रा था। दिनार क्या था? स्वर्ण मुद्रा था। दिनार क्या था? स्वर्ण मुद्रा था। ठीक है, रूपक क्या था? तो रूपक था रजत मुद्रा या फिर सिल्वर का। ठीक है, रूपक क्या था? रूपक जो था वो क्या था? चांदी का था। किसका था? चांदी का था। और ये जो दिनार है ये किसका है? ये सोने का है। दिनार किसका है? सोने का है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। भाग और बलि थे राजस्व के दात्र, सैनिक विभाग, धार्मिक अनुष्ठान या प्रशासकीय विभाग। तो राजस्व के जो दात्र थे वही थे क्या? भाग और बलि। प्राचीन काल में अक्षनीय था सैन्य संगठन, राजस्व संगठन, व्यापारिक संगठन या उपयुक्त में से कुछ नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उक्त में से कुछ नहीं। अक्षनीय इन सभी में से कुछ नहीं था। ठीक है, निम्नलिखित में से विधवाओं के संपत्ति संबंधित अधिकारों की किसने उदार की व्याख्या की है? नारद ने, मनु ने, याज्ञवल्क्य ने या फिर बृहस्पति ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? याज्ञवल्क्य ने है सो विधवा महिलाओं की संपत्ति संबंधी अधिकारों का उदार का व्याख्या किया है, उदार का व्याख्या किया है। ठीक है, गुप्त तथा गुप्तोत्तर अभिलेख में वर्णित नल शब्द का आशय क्या है? नल मतलब क्या होता है? भूमि का माप, सिंचाई का साधन, जल निकास व्यवस्था या अनाज की माप। तो जो नल था ना वो था भूमि का माप। क्या था? भूमि का माप। नल क्या था? भूमि का माप। कब? गुप्तोत्तर अभिलेख में वर्णित जो नल है उसका मतलब है भूमि का माप।
गुप्त काल में प्रांतपति किस नाम से जाने जाते थे? कुमार मात्य से, उपरिक महाराज से, विषयपति से या फिर राजस्थानीय से? सही उत्तर हो जाएगा उपरिक महाराज से जाना जाता था। किसे? प्रांतपति को। क्या जाना जाता था? उपरिक महाराज। उपरिक महाराज यानी प्रांतपति। गुप्त शासकों द्वारा क्षत्रप राज्य की विजय पश्चात जारी किए गए सिक्कों का भार का स्तर था 32 ग्रेन, 35 ग्रेन, 42 ग्रेन या 20 ग्रेन? सही उत्तर हो जाएगा 32 ग्रेन। कितना भार था? 32 ग्रेन। निम्नलिखित में कौन उद्रंग कर चुकाते थे? व्यापारी, पराजित राजा, किसान या फिर विदेशी? तो जो किसान थे वो क्या चुकाते थे? उद्रंग कर। उद्रंग कर एक तरह का कर था, वो चुकाता था किसान। ठीक है, कौन चुकाता था? किसान। क्या? उद्रंग कर। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं था? ठीक है, तो क्या क्या कारण था और कौन सा कारण नहीं था? प्रशासनीय सामंतीय ढांचा, ये एक कारण था। हुन आक्रमण भी एक कारण था। उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, यह भी एक कारण था। जबकि अरब आक्रमण कोई कारण नहीं था। ठीक है, तो आंसर डी इज राइट आंसर। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में निम्न में से कौन फलिता ज्योतिष से संबंधित था? ज्योतिष से संबंधित कौन था जो कि नवरत्न में आता था चंद्रगुप्त के? शंकु, वर्व रुचि, छपनक या फिर अमर सिंह? तो सही उत्तर हो जाएगा छपनक। ठीक है, छपनक जो था वो क्या करता था? नवरत्न था चंद्रगुप्त का, और यह फलिता ज्योतिष से संबंधित था। वह श्रेणी जो कुमारगुप्त प्रथम के काल में लाट से आकर दसमपुर में बस गई थी, किस वस्तु के व्यापार में संलग्न थी? तैल, रत्न, लवण या फिर पटवस्त्र? तो सही उत्तर हो जाएगा पटवस्त्र से संबंधित थी। ठीक है, सुआधिकर्णिक का क्या अभिप्राय है? धान्य में राजा के अंश का संग्रह करने वाला अधिकारी। बिंदु विवाह में एक धार्मिक अनुष्ठान, ये नहीं होगा। ज्योतिषी, ये भी नहीं होगा। तारों की दिशा का ज्ञान लगाने वाला नाभिक, ये भी नहीं होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो सुआधिकर्णिक से अभिप्राय क्या था? धान्य में राजा के अंश का संग्रह करने वाला एक अधिकारी था। निम्नलिखित में से कौन निष्पुत्र में पति के मरने पर विधवा को उसका उत्तराधिकारी स्वीकार करता और राजा को उसकी संपत्ति प्राप्त करने की अनुमति नहीं देता था? वशिष्ठ, गौतम, विष्णु या फिर याज्ञवल्क्य? तो सही उत्तर हो जाएगा याज्ञवल्क्य। ठीक है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का छठा भाग। सही उत्तर जो है इसका उपज का छठा भाग। ठीक है, उपज का छठा भाग, उपज का छठा भाग। ठीक है, गुप्त काल के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है? गुप्त काल में कौड़ी द्वारा विनिमय का प्रमाण है, सही। गुप्त शासकों ने प्रचलित स्वर्ण मानक को और ऊंचा कर सिक्के निर्मित किए, गलत। गुप्त शासक रोम से व्यापार करते थे, सही। गुप्त काल में अभिलेख में दिनार का उल्लेख प्राप्त होता है, ये भी सही। यानी कि पूछता है कौन सा सही नहीं है, यानी गलत है। तो गलत जो है ऑप्शन नंबर बी है। गुप्त शासक ने प्रचलित स्वर्ण मानक को और ऊंचा कर सिक्का निर्मित नहीं किया था। ठीक है, जबकि इसमें लिखा है किया था। गुप्त काल में वैदेशिक व्यापार का कौन सा नया मार्ग जोड़ा गया? सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी रूस जाने वाला स्थल मार्ग। क्या हो जाएगा? उत्तरी रूस जाने वाला स्थल मार्ग। ठीक है, तो ये क्या था? वैदेशिक व्यापार का नया मार्ग था। इनमें से कौन गुप्तकालीन स्थानीय नगर प्रशासन समिति के अधिकारी और सदस्य थे? कौन कौन था? सीधा आंसर देखते हैं। सातवाह था, ठीक है, प्रथम कुलीक था और प्रथम कायस्थ था। ठीक है, कौन कौन था? सातवाह था, प्रथम कुलीक था और कायस्थ था। सातवाह था, प्रथम कुलीक और प्रथम कायस्थ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? तो कर किसको नहीं देना पड़ता था? उस भूमि पर कौन था? सिविल अधिकारियों को देना पड़ता था, सैन्य अधिकारियों को कर देना पड़ता था, ब्राह्मणों को कर नहीं देना पड़ता था। ठीक है, और दरबारी विद्वान को भी देना पड़ता था। यानी कि सही आंसर हो जाएगा कर किसे नहीं देना पड़ता था? कर मुक्त भूमि किसको दिया जाता था? वो था ब्राह्मणों को। किसको था? ब्राह्मणों को। अगला सवाल देखते हैं। सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया है जैमिनी द्वारा, गौतम द्वारा, कपिल द्वारा या पतंजलि द्वारा? तो सही उत्तर हो जाएगा कपिल द्वारा। कपिल द्वारा सांख्य दर्शन को प्रतिपादित किया गया है।
भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? मीमांसा, सांख्य, वैशेषिक या चारवाक? तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा सांख्य। ठीक है, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा है क्या है? सांख्य। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से एक अन्य 300 भिन्न गुणार्थकता है? नरगम, सभा, मुक्ति या फिर उर? सही उत्तर हो जाएगा मुक्ति। निम्न में से कौन एक कृषि कर नहीं था? कर जो था वो कृषि कर नहीं था, भाग कृषि कर था, शुल्क कृषि कर था और हलिवाकर भी कृषि कर था, जबकि ये नहीं था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन ए है कर, ये कृषि कर नहीं था। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? बहुमूल्य मणि एवं रत्न से, वध उत्पादन से, मध उत्पादन से, हस्तशिल्प से या फिर अफीम खेती से? तो सही उत्तर हो जाएगा मध उत्पादन से ये संबंधित थे। ठीक है, मीमांसा के प्रणेता थे वशिष्ठ, कनाद, विश्वामित्र या फिर जैमिनी? तो मीमांसा के प्रणेता कौन थे? जैमिनी। मीमांसा के प्रणेता जैमिनी। मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्ति संभव है भक्ति से, ज्ञान से, योग से या फिर कर्म से? तो अगर मुक्ति आपको मिलेगी मीमांसा के अनुसार तो आप जब कर्म कीजिएगा तब। ठीक है, तो कर्म से है। प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? गौतम का, कपिल का, नागार्जुन का या चारवाक का? सही उत्तर है कपिल का। कपिल जो है ये प्राचीन सांख्य दर्शन से संबंधित है और सबसे महत्वपूर्ण योगदान सांख्य दर्शन में इन्हीं का है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? वैशेषिक, सांख्य, कर्म मीमांसा या फिर योग? तो जो सांख्य है ये, ठीक है, ये भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा है क्या? सांख्य। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन, पूर्व मीमांसा, न्याय दर्शन या उत्तर मीमांसा? सही उत्तर हो जाएगा सांख्य दर्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा? सांख्य दर्शन। निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का, ठीक है, अष्टांग योग का अंश नहीं है? प्रत्याहार, अनुस्मृति, ध्यान या फिर धारणा? ठीक है, तो जो अनुस्मृति है ये जो है ये अष्टांग योग का, ठीक है, अष्टांग योग का अंश नहीं है, जबकि प्रत्याहार है, ध्यान है और धारणा भी है, जबकि ये नहीं है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। ठीक है, कौन है योग दर्शन के प्रतिपादक? पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? वैशेषिक का, सांख्य का, मीमांसा का या न्याय का? तो मीमांसा जो दर्शन है इसका साफ साफ मत है कि जो वेद है वो शाश्वत सत्य है। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस है नागा अर्जुन के, शून्यवाद वालों की, कापालिक संप्रदाय वालों की, आजीविकों की या चारवाकों की? इसका सही आंसर हो जाएगा चारवाक। चारवाक के अनुसार आप कुछ भी कीजिए लेकिन आप जिंदगी ढंग से लीजिए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है? षड दर्शन का भाग कौन सा नहीं है? ठीक है, तो न्याय और वैशेषिक ये है, मीमांसा और वेदांत भी है, लोकायत और कालपालिका नहीं है, सांख्य और योग दर्शन है। यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा? लोकायत और कापालिक जो है वो भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है, जबकि न्याय दर्शन वैशेषिक है, मीमांसा वेदांत है और सांख्य दर्शन योग भी है। भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेदक लक्षण है? पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था नहीं, ईश्वरीय सत्ता में आस्था नहीं, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था बिल्कुल सही, स्वर्ग एवं नरक में सत्ता में विश्वास ये भी नहीं है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे कपिल, गौतम, कनाद या फिर जैमिनी? तो न्याय दर्शन के थे प्रवर्तक कौन? गौतम। न्याय दर्शन को प्रचारित किया किसने? गौतम ने।
गुप्त काल में निम्न में किसकी पूजा मुख्यतः होती थी? ब्रह्मा एवं विष्णु की, विष्णु एवं लक्ष्मी की, राम एवं विष्णु की, विष्णु एवं शिव की। तो गुप्त काल में विष्णु और शिव की मुख्य रूप से पूजा की जाती थी। तोरमान किस जातीय दल का था? हून का, सिथियन का, यूची का या फिर शक का? तो हून का था। ठीक है, कहाँ का था? हून का था तोरमान। शक एवं गुप्त संवतों के बीच लगभग कितना का अंतर है? सही उत्तर हो जाएगा 242 वर्षों का अध्ययन है किसमें? शक और गुप्त संवतों के बीच। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया निम्बार्क ने, चैतन्य ने, रामानंद ने या शंकर देव ने? सही उत्तर हो जाएगा शंकर देव ने। शंकर देव ने कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया था। कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? याज्ञवल्क्य ने, मनु ने, नारद ने या बृहस्पति ने? सही उत्तर हो जाएगा याज्ञवल्क्य ने। निम्नलिखित में कौन प्रभावती गुप्ता की माता थी? सही उत्तर है कुबेर नाग। ठीक है, तो प्रभावती गुप्ता की माता कौन थी? कुबेर नागा। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नामक ग्रंथ का नायक था अग्निमित्र। कौन था? अग्निमित्र। निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, भास्कर या फिर उर्जयंत? सही उत्तर हो जाएगा भास्कर। ठीक है, भास्कर जो है वो बीज गणित के क्षेत्र में मुख्य रूप से अपने योगदान के लिए माना जाता है। कौन? भास्कर। महान संस्कृत कवि कालिदास किस शासक काल में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, कुमारगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, समुद्र के शासनकाल में? तो सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कालिदास थे। अगला सवाल देखते हैं। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? प्रतिहार युग की, गुप्त काल की, राष्ट्रकूट की या सातवाहन की? तो सही उत्तर हो जाएगा गुप्त काल की। दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किसने किया? कात्यायन ने, नारद ने, बृहस्पति ने या भारुचि ने? तो सही उत्तर हो जाएगा नारद ने। नारद ने दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किया, यानी कि दासों को मुक्त करने के लिए एक विधान अनुष्ठान होता था, उसी को सर्वप्रथम प्रयोग में लाए थे। गुप्त वंशों के शासकों का सही क्रम क्या था? सही उत्तर सीधा देखते हैं। सबसे पहले था श्रीगुप्त, दूसरा था घटोत्कच गुप्त, तीसरा था चंद्रगुप्त, चौथा था समुद्रगुप्त। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह किससे किया? रुद्रसेन द्वितीय से, रुद्रसेन प्रथम से, अग्निमित्र से या नागसेन से? तो सही उत्तर हो जाएगा रुद्रसेन द्वितीय से अपनी बेटी का विवाह किया चंद्रगुप्त द्वितीय ने। न्यूटन के सिद्धांत से बहुत पहले किसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को घोषित किया? ब्रह्मगुप्त ने, आर्यभट्ट ने, वारामिहिर ने या पृथुसर्स ने? सही उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट ने। किसने? आर्यभट्ट ने। गुप्त काल में वरामिहिर ने प्रसिद्ध पुस्तक वृहद संहिता की रचना की। यह किस विषय पर आधारित था? शासन कला पर, खगोल विज्ञान पर, चिकित्सा की आयुर्वेद पद्धति पर या अर्थशास्त्र पर? सही उत्तर हो जाएगा खगोल विज्ञान पर आधारित यह पुस्तक थी। कौन सा पुस्तक? वृहद संहिता। ठीक है, वृहद संहिता किस पर थी? खगोल विज्ञान पर आधारित थी। और इसके लेखक कौन थे? वरामिहिर। लेखक कौन थे? वरामिहिर। गुप्त वंशों ने अवधि तक शासन किया। किस अवधि तक? सही उत्तर हो जाएगा 319 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। ठीक है, मौखरी शासकों की राजधानी थी कोज, बानेश्वर, पुरुषपुर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? सही उत्तर हो जाएगा कोज। जो कोज था वो मौखरी शासकों की राजधानी थी। प्रथम गुप्त शासक के बारे में निम्न में से कौन जानकारी देता है? फाहियान, धुनसांग, इत्सिंग या फिर बाये होरून से? सही उत्तर हो जाएगा इत्सिंग जो था वो प्रथम गुप्त शासक के बारे में जानकारी देता है। चांदी के सिक्के जारी करने वाले प्रमुख गुप्त शासक कौन थे? सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में निम्नलिखित में से किस श्रेणी का उल्लेख है? दंतकारों का, रेशम बुनकरों का, मालाकारों का या तैलियों का? सही उत्तर है रेशम बुनकरों का उल्लेख है। किसमें? मंदसौर अभिलेख में। और ये किसका है? कुमारगुप्त प्रथम का अभिलेख है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय संदर्भ प्राप्त हुआ है
एरन अभिलेख से। कहां से? एरन अभिलेख से। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से संचालित होता था? कल्याण से, भरूच से, खंभात से या ताम्रलिप्ति से? सही उत्तर है ताम्रलिप्ति से। ताम्रलिप्ति से, ठीक है, भारतीय व्यापार है सो संचालित होता था इसी बंदरगाह से। पुंडवर्धन भुक्ति अवस्थित थी बिहार में, उत्तर बंगाल में, उड़ीसा में या फिर असम में? तो उत्तरी बंगाल में यह अवस्थित थी। कौन? पुंडवर्धन भुक्ति। चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया उसका नाम क्या था? शुंगयुन। कौन था? शुंगयुन। उद्दंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? बिहार में, बंगाल में, गुजरात में या फिर तमिलनाडु में? तो उदंतपुरी कहाँ था? बिहार में था। किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था? सिंचित भूमि को, बिना जोती हुई जंगली भूमि को, घने जंगल वाली भूमि को या जोती हुई भूमि को? इसका सही उत्तर हो जाएगा बिना जोती हुई जंगली भूमि को क्या कहते थे? अपृहत। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? शाहजहां का, जहांगीर का, औरंगजेब का या दारा शिकोह का? सही उत्तर है जहांगीर का। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने बोध गया में सिंघली भिक्षुओं के लिए विहार बनाने की अनुमति दी थी? हर्षवर्धन ने, धर्मपाल ने, कनिष्क ने या फिर समुद्रगुप्त ने? सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त ने। और हाँ गाइस, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दे ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोग को जरूर बताएं, अपने सुझाव विचार भी कमेंट में जरूर प्रस्तुत करें। जय हिंद, जय भारत।